जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य का इतिहास टॉपिक को हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं। इसी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रामायण से रिलेटेड। ठीक है, रामायण से संबंधित पेपर में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के ऊपर डिटेल रूप में विस्तृत रूप में व्याख्या करते हुए चलेंगे। अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। जहाँ पर लगे कि आपको लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए, यदि आप नोट्स कॉपी बनाते हो ना, इससे आपको फ़ायदा ये है कि जब आपका पेपर होगा तो कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो ये होता है नोट्स का फ़ायदा। बाकी बात एक एक पेज कितना पलटते रहोगे आप अपनी किताब से। इसलिए आपको जहाँ पर लगे कि लिखना चाहिए इकट्ठा आप लिख लेना, ताकि बाद में आपको सरलता हो याद करने में। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले जितने भी वीडियो है वो सारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना होगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास इस नाम से प्लेलिस्ट बना है। यदि आपको ढूंढने में असुविधा हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप जाइए वहां पर विजिट करिए और आपको सीधा डायरेक्ट वो प्लेलिस्ट पे ले जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इतने बातों को आप याद रखिएगा। शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से आज के सेशन को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला शब्द आया रामायण। ठीक है, तो रामायण जो है इसको आदि काव्य कहा गया है। किसे? रामायण को आदि काव्य कहा गया है। और आदि कवि किसे कहा गया है? तो आदि कवि कहा गया है वाल्मीकि को। आप इतना समझना, जब किसी को आदि काव्य कहा गया है तो जो उसके लेखक होंगे वही तो आदि कवि होंगे ना। तो आदि काव्य कौन सा है? रामायण। और रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हो जाएंगे आपके वाल्मीकि जी। तो स्वाभाविक सा बात है, आदि कवि कौन हुए? वाल्मीकि। और वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? तो वाल्मीकि के पिता का नाम हो जाएगा प्रचेतस। और ये वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था? तो वाल्मीकि को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है कि रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। जैसे कि हमने ऊपर देखा भी, वाल्मीकि क्या है? रामायण के रचनाकार है। और जो रामायण है इसमें 7 कांड है और 500 सर्ग है। ठीक है, 500 सर्ग है इसमें। अब एक बात याद रखना, जैसे कि कोई किताब होता है तो किताब या तो अध्याय में बटा होता है, परिच्छेद में बटा होता है। आप महाभारत को ही ले लो, महाभारत अध्याय में बटा है, सॉरी महाभारत पर्वों में बटा है। गीता जो है वो अध्याय में बटा है। ऐसे ही रामायण का जो विभाजन है ना, वो कांड में किया गया है। और कितने कांड है रामायण में? 7 कांड है और 500 सर्ग है। अब देखेंगे कि 7 कांड कौन कौन से हैं, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। यहां तक आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका स्लाइड में कि रामायण में जितने भी कांड हैं उन कांड के क्या क्या नाम है। सबसे पहला जो कांड है उसे आप लोग बाल कांड के नाम से जानते हो। दूसरा अयोध्या कांड है। तीसरा अरण्य कांड है। चौथा किष्किंधा कांड है। पांचवा सुंदर कांड है। छठा लंका कांड है। और सातवां उत्तर कांड है। ठीक है, तो इस प्रकार से करके कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। अब जो आपका छठे नंबर का कांड है लंका कांड, इसे हम लोग युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? युद्ध कांड के नाम से जानते हैं। तो ये सातों कांड आपको याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे इस प्रकार से पूछ लेगा कि इसका सही क्रम क्या है। मान के चलो वहां पेपर में दे देगा अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और अयोध्या कांड, इनका क्रम में लिखो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अयोध्या, अरण्य, सुंदर और लंका, इस प्रकार से आपको क्रम में निर्धारित करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है 7 कांड है और इन कांडों का क्रम कैसा है? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है, इतना भी आपको याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब जितने भी कांड है, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, इनके श्लोक संख्या क्या क्या है? जैसे कि पहला कांड जो है बाल कांड,
उसमें 77 श्लोक है, दूसरे कांड में 119 श्लोक है, तीसरे कांड में 75 श्लोक है, चौथे कांड में 67 श्लोक है, पांचवें कांड में 68 श्लोक है, छठे कांड में 128 श्लोक है और सातवें में 111 श्लोक है। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा ये देखना। सबसे कम श्लोक किस में है? इसमें है, चौथे कांड में। ठीक है, तो चौथे कांड का नाम क्या है? बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा कांड। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है। ठीक है, क्या पूछ लेगा कि रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो आपको याद रखना है किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। कितने श्लोक है? 67 श्लोक है। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा कांड हो जाएगा आपका रामायण का लंका कांड, जिसे कि आप युद्ध कांड के नाम से जानते हो। कितने श्लोक है? तो इसमें 128 श्लोक है। ठीक है, दो प्रश्न यहां से बन गया। फिर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर पे किसका स्थान आता है? तो यहां पर देखना 119 श्लोक है इसमें। ठीक है, मतलब कि अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कांड है। तो यहां से 3 प्रश्न ऐसे ही पूछेगा और हो सकता है तो आपको क्रम लगाने के लिए दे सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। बाल कांड में 77 श्लोक है, अयोध्या कांड में 119 श्लोक है, अरण्य कांड में 75 श्लोक है, किष्किंधा कांड में 67 श्लोक है और यह रामायण का सबसे छोटा कांड है। फिर सुंदर कांड में जो है 68 श्लोक है। इसके बाद युद्ध कांड में 128 श्लोक है और ये रामायण का सबसे बड़ा कांड है। इसके बाद आपका अंतिम है उत्तर कांड, जो कि 111 श्लोक है इसमें। चलिए नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि जो भी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखेंगे अगला। रामायण के ऊपर कुछ टीकाएं लिखी गई है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने टीकाएं लिखी है, जैसे कि है रामानुजम टीका एक है। रामानुजम टीका किसने लिखा है? तो रामानुज ने ही रामानुजम नामक टीका लिखा है। और यह टीका किससे संबंधित है? तो ये रामायण से संबंधित है टीका। फिर है सर्वार्थ सार टीका। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे वेंकटेश। और सर्वार्थ सार जो टीका है यह भी रामायण से संबंधित है। फिर आगे आता है रामायण तिलक। ये टीका किससे संबंधित है? ये भी रामायण से संबंधित है और इसके लेखक हो जाएंगे राजा राजवर्मा। और ये आपको याद रखना है, ये रामायण का सबसे लोकप्रिय टीका है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक लोकप्रिय टीका कौन सा है? तो रामायण के ऊपर सर्वाधिक जो लोक टीका है उसका नाम है रामायण मंजरी, रामायण तिलक। लेखक कौन है? राजा राजवर्मा। अगला है विवरण टीका। इसके लेखक कौन है? ईश्वर दीक्षित। और ये भी किससे संबंधित है? ये भी रामायण से संबंधित है। तो ये कुछ प्रमुख टीकाएं हैं रामायण से संबंधित। ये चारों ही टीकाओं का आपको नाम याद करना है। देखिए यहां से और यहां से प्रश्न पूछा गया है। ये दो टीकाओं से अब तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हो सकता है इस बार पूछा जाए, आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा। कुछ ऐसे ही रामायण को लक्षित करके, रामायण को आधार बना करके कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि रघुवंश आपका हो गया। किसने लिखा है रघुवंश? तो लेखक है इसके कालिदास। ये भी आपको याद रखना है। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? साथियों आपको याद रखना है, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। ठीक है, और इसका मंगलाचरण क्या है? तो मंगलाचरण हो जाएगा वागर्था विव संपृक्तो। ठीक है, वाग अर्थाविव संपृक्तो, यह मंगलाचरण है रघुवंशम का। लेखक कौन है? कालिदास। फिर है सेतुबंध। सेतुबंध के लेखक कौन है? सेतुबंध के लेखक हो जाएंगे प्रवर सेन। और सेतुबंध भी रामायण को आश्रित करके लिखा गया है। फिर अगला है जानकी हरण। जानकी हरण भी रामायण को आश्रित करके लिखा गया है और जो इसके लेखक है वो हो जाएंगे आपके कुमारदास। और साथियों ये जो कुमारदास है ये लंका के राजा थे। ठीक है, कुमारदास लंका के राजा थे और ये कालिदास के मित्र थे। ये आपको याद रखना है। फिर अगला है रामायण वधम। रामायण वधम किसने लिखा है? तो भट्टी ने लिखा है
और रामायण मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब का नाम है। रामायण मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। रामायण मंजरी किसने लिखा है? क्षेमेंद्र। ये सभी किताबें जो है, ये सभी पुस्तकें रामायण को आश्रित करके लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और खास करके जो अंतिम वाला है रामायण मंजरी, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। चलिए, इतना आप लोगों ने यदि अपने कॉपी में लिख लिए हो तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ऐसे ही कुछ नाटक भी रामायण को आश्रित करके लिखा गया है, ठीक है। और जैसे कि पहला नाटक है अभिषेक नाटक, इसके लेखक कौन है? भास। आपको याद रखना है, भास ने कुल 13 रचनाएं की है, ठीक है। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो केरल के त्रावणकोर नामक स्थान से मिलता है। कहाँ से? त्रावणकोर नामक स्थान से। और इसके इसके बारे में कौन बताते हैं? तो आपको याद रखना है, टी गणपति शास्त्री बताते हैं, ठीक है। कौन बताता है इसके बारे में हमें? टी गणपति शास्त्री। चलिए, अभिषेक नाटक किसको आश्रित करके लिखा गया है? रामायण को आश्रित करके लिखा गया है, और इसके लेखक है भास। फिर ऐसे ही है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक भी रामायण को आश्रित करके लिखा गया है, और इसमें कितने हैं? इसमें इसके लेखक कौन है? इसके भी लेखक है भास। तीसरा आता है कुंदमाला, ये भी रामायण को आश्रित करके लिखा गया है, और इसके लेखक है दिंगनाग। फिर है महावीर चरित। महावीर चरित जो है भवभूति ने लिखा है। किस रस में लिखा गया है? ये आपसे प्रश्न पूछ लिया था, तो आपको याद रखना है, ये वीर रस में लिखा गया है। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखा गया है। चलिए, कुछ और नाटक के हम नाम देखते हैं। उत्तर रामचरितम किस रस में लिखा गया है? आपको याद रखना है, करुण रस में लिखा गया है। किस रस में लिखा गया है? ये करुण रस में लिखा गया है, आपको याद रखना है। करुण रस में लिखा गया है। किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। फिर है अनर्ध राघवम, इसके लेखक है मुरारी। प्रसन्न राघवम, इसके लेखक है जयदेव। और हनुमान नाटक, इसके लेखक है दामोदर मिश्र। अब आपको याद रखना है, ये जो जयदेव है, ये भी दो जयदेव हुए हैं। एक तो प्रसन्न राघवम के लेखक है जयदेव, और दूसरे वाले जो जयदेव है, उसके किताब का नाम है गीत गोविंदम। ये मूवी नहीं है, ये क्या है? बुक का नाम है गीत गोविंदम। इसके भी लेखक कौन है? जयदेव है। तो ये दो जयदेव है, दोनों अलग अलग जयदेव है। एक बार आप उसका काल देख लेना कि उनका समय काल क्या है। चलिए, यहां तक समझ में आया आपको? यदि आप यहां तक समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा अगला स्लाइड। अगला स्लाइड है आपका, अच्छा ये है नाटक, यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पर एक चीज समझना कि जो रामायण है, ठीक है, रामायण में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, और उन प्रमुख पात्र के पत्नी, उनके पुत्र, माता पिता, इन सभी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले, आप देखिएगा सबसे पहले वाले कॉलम में क्या है? सबसे पहले वाले कॉलम में माताओं के नाम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे माता देखिएगा आप, कौशल्या किसकी माँ थी? तो ये राम की माँ थी। और इसकी पत्नी का नाम क्या है राम के? तो सीता इसकी पत्नी का नाम है। और यदि आपसे पुत्र पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है लव और कुश, दो पुत्र थे इनके। हालांकि राम की जो बहन है उसका भी उल्लेख मिलता है। राम की बहन का क्या नाम है? शांता, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कैकई, बहुत ज्यादा विख्यात, आप इससे परिचित होंगे। इसके पुत्र का क्या नाम है? पुत्र का नाम है भरत, और भरत की पत्नी कौन है? मांडवी भरत की पत्नी है। फिर है सुमित्रा। सुमित्रा जो है, इसका पुत्र है शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण और शत्रुघ्न इसके दो पुत्र हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति। तो ये सभी पोर्शन आपको याद रखना है। और जो ये तीन रानियां हैं, ये तीन रानियां किसकी थी? तो आप सभी परिचित होंगे राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। दशरथ के कितने पुत्र थे? चार। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कितनी, मतलब कि जो ये चार पुत्र हैं, चारों पुत्र में से
दो पुत्र किसके थे? तो सुमित्रा के दो पुत्र थे। राम किसका बेटा था? कौशल्या का बेटा था। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। तो इस प्रकार से करके इस पूरे पोर्शन में से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको पूरा याद करना है और अपने कॉपी में आप इसी प्रकार से लिख लेंगे ताकि जब आप याद करोगे तो आपको याद करने में सुविधा हो। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है अब चंपू ग्रंथ का। रामायण को आश्रित करके कुछ चंपू ग्रंथ भी लिखे गए हैं। कौन कौन से चंपू ग्रंथ लिखे गए हैं इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये चंपू है क्या चीज, चंपू ग्रंथ हम किसे कहेंगे। तो याद रखना, गद्य पद्यमयी जो रचना होते हैं कि ऐसी रचना होनी चाहिए जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। ठीक है, ऐसे रचना को हम क्या कहेंगे? चंपू कहेंगे। ठीक है, और चंपू बहुत सारे हुए हैं जिनमें से कि रामायण चंपू जो है वो रामायण से संबंधित है और इसके लेखक कौन है? तो राजा भोज इसके लेखक हो जाएंगे। दूसरा है उत्तर चंपू। उत्तर चंपू के लेखक कौन है? वेंकटाध्वरी उत्तर चंपू के लेखक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि चंपू जो है बहुत सारे चंपू प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि रामायण आधारित जो है, रामायण आधारित दो चंपू है। दोनों चंपुओं का नाम आपके सामने है। आपको याद रखना है कि भाई कौन सा चंपू है रामायण से रिलेटेड और इसके लेखक कौन है। तो ये जो पोर्शन था ये यहीं पर समाप्त होता है आज का हमारा पोर्शन। पर आपको एक मैं होमवर्क देता हूं कि सबसे पहला चंपू कौन सा है उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका होमवर्क लिख देता हूं। सर्वप्रथम चंपू कौन सा है? साथियों इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे कि सर्वप्रथम चंपू कौन सा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हाँ, एक चीज और, एक सूचना ये आपको और देनी थी। जैसे कि ये क्लास का जो पीडीएफ है, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा। वहां पर जा करके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी क्लास है, क्लासेस के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम महाभारत के ऊपर डिटेल रूप में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल का टॉपिक होने वाला है महाभारत। तो देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर, उन सभी क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आप इतना समझ गए कि क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है तो यकीन मानिए आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। और जो आपको होमवर्क दे रखा हूँ कि सर्वप्रथम चंपू कौन सा है, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।